13.2 here सबसे नंबर ऑफ स्पोक्स गिवन है और एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स गिवन है। स्पोक्स क्या है कि इसमें व्हील्स बना रहा है एक बच्चा जो है वो व्हील बना रहा है, आई थिंक रमन नेम है, ठीक है। और व्हील्स के अंदर वो स्पोक्स जो आपने साइकिल के पहियों के अंदर देखे होंगे, इस तरह से वो स्पोक्स लगा रहा है, ठीक है। स्पोक्स वो इस तरह से बनाना चाहता है कि इनके बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स है, मतलब इन कंटिन्यूस स्पोक्स के बीच का एंगल सेम रहना चाहिए, मतलब जो ये एंगल है वही ये रहना चाहिए, वही ये। तो 360 कंप्लीट एंगल होता है, तो 360 को 3 स्पोक्स बनाए हैं उसने, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल आएगा 120। तो ये जो एंगल की मेजरमेंट है वो सेम रखना चाह रहा है। इसी तरह से अगर 4 बनाएगा तो वो ऐसे लगाएगा ताकि सबका 90-90 एंगल बने, ठीक है। टोटल 360 होता है, तो इक्वल एंगल्स रखना चाह रहा है, जैसे इसमें 120-120। तो यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है और गिवन आपको ये कंप्लीट करना है कि अगर 8 स्पोक्स रखने हैं तो ईच एंगल कितना रखना है, मतलब जब वो दूसरा स्पोक लगाएगा तो कितने एंगल पे लगाए। ये स्पोक लगाया उसने, अगर 5 रखेगा, सपोज उसने ये स्पोक लगाया, तो नेक्स्ट स्पोक कितने एंगल पे लगाए, उससे नेक्स्ट कितने लगाए, सेम एंगल्स पे रखना है। तो नंबर ऑफ स्पोक्स आपको गिवन है और आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि टोटल जो है वो 360 का एंगल रहना चाहिए। तो अगर 8 स्पोक्स बनाएगा तो 360 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 4 और ये 5 45। 360 10 से डिवाइड होगा तो 36, 360 12 से डिवाइड होगा तो 30। तो इस तरह से उसने एंगल्स निकाल लिए, ये आने चाहिए, ठीक है। अब ये टेबल आपने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 है का है, तो 360 में जितने आपको स्पोक्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करके एंगल्स निकालते जाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो नंबर ऑफ स्पोक्स है और जो एंगल है, इनके बीच में रिलेशन कौन सा है, कौन सा प्रपोर्शन है, इनफैक्ट कौन से प्रपोर्शन में है, डायरेक्ट में है या इनवर्स में है। आप देखो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, स्पोक्स बढ़ रहे हैं, एंगल कम होता जा रहा है, ठीक है। और इसका मतलब इनवर्स फॉलो कर रहा है, ये चीज बढ़ रही है तो ये कम हो रही है। अब आपको क्या देखना है इसमें कि क्या सेम प्रोपोर्शन से कम हो रही है, और प्रोपोर्शन के इसमें कैसे चेक करते हैं, इनवर्स वाले में जो प्रोडक्ट है वो सेम होना चाहिए। आपको ये याद रखना है, एक्स वाई जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 360 मल्टीप्लाई करके 360, तो इसका भी कितना आ रहा है 6 6 36, तो 360, ऐसे ही 360, सबका प्रोडक्ट 360 है। इसका मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट का आंसर तो आ जाएगा, ये कौन से प्रोपोर्शन में है, दोनों नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल इनवर्स प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट पूछा है कि अगर 15 स्पोक्स होंगे, अगर यहाँ पर 15 स्पोक्स होंगे तो कितना एंगल होगा, एंगल पूछा है, ठीक है। तो 15 स्पोक्स होंगे तो कितना एंगल होगा, आपने कैसे निकालना है, जो 12 मतलब इनका प्रोडक्ट 360 आना चाहिए, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी 12 इंटू 30। आप कोई भी पेयर ले सकते हैं, यहाँ से सबका प्रोडक्ट सेम ही चल रहा है 360, तो 12 इंटू 30 जो है वही आना चाहिए। इसको आप कोई वैल्यू लेट कर लो, सपोज y, तो 15 इंटू वाई, तो यहाँ से y निकालेंगे, क्या आएगा 12 इंटू 30 अपॉन 15, 15 टू 30, तो y आ रहा है 24, यानी कितना एंगल आएगा 24 डिग्री। अब नेक्स्ट में बोला है अगर एंगल 40 डिग्री है तो स्पोक्स कितने होने चाहिए, ठीक है। स्पोक्स फाइंड आउट करने हैं, तो नेक्स्ट कॉलम इसके बाद सपोज इधर बना देती हूँ, यहाँ पर हमें स्पोक्स बताने हैं कितने हैं और एंगल कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। फिर से इनका प्रोडक्ट सेम होगा, इस वैल्यू को हम x लेट कर लेते हैं, तो क्या होगा x इंटू 40 इज इक्वल टू, इनवर्स में हम प्रोडक्ट लेते हैं 4 इंटू 90। तो यहां से कोई भी पेयर आप यहां से उठा सकते हैं। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 90 अपॉन 40, 4 10s are 40, 10 9s are 90, यानी 9 स्पोक्स। सो आंसर इज 9। फर्स्ट का आंसर आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन, सेकेंड का 15 स्पोक्स है तो एंगल 24 डिग्री, और थर्ड अगर एंगल 40 डिग्री है तो स्पोक्स कितने आएंगे 9, ठीक है। तो आपने बस ये याद रखना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है।
Now this is question number 4. If a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. अगर एक बॉक्स में स्वीट्स हैं और वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चिल्ड्रन में, तो हर एक बच्चे को यानी ईच को क्या मिल रहा है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, एक को 5 मिल रही है। सबसे पहले आप इनको टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल बना के करेंगे, आपको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। और फिर आप प्रपोर्शन चेक करिए, पहले कौन सा है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो आप नंबर्स के साथ ही देख लीजिए, नंबर के साथ चिल्ड्रन है, यहाँ पर कितनी है 5 स्वीट्स। नेक्स्ट में पूछा है, चलो आप यहाँ पर इसका मतलब चिल्ड्रन बताया हुआ है कितने हैं और स्वीट्स कितने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कोई यूनिट तो होता नहीं नंबर का, तो इसके लिए कोई यूनिट नहीं होगा, 24 चिल्ड्रन। और यहाँ पर नेक्स्ट अभी बताती हूँ आपको नेक्स्ट लाइन से, आगे क्या है, स्वीट्स, ठीक है, ईच गॉट, ईच विल गेट कर दे, ईच विल गेट। अगर 24 चिल्ड्रन है तो हर एक को 5 स्वीट्स मिलेंगी, ठीक है। और अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है, हाउ मेनी वुड ईच गेट, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कितनी हर एक को मिलेंगी अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है रिड्यूस मीन्स कम हो जाए, माइनस हो जाए। कितने कम हो जाए, कितने रिड्यूस हो जाए, बाय 4, 4 कम हो जाए। तो 24 पहले थे तो 4 कम हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 20 चिल्ड्रन। ये लाइन ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। 4 नहीं है यहाँ पर, रिड्यूस क्या क्या मतलब है, माइनस। अगर चिल्ड्रन जो है वो 4 कम हो जाए, तो 24 थे, 24 में से 4 कम हो जाए तो 20 रह गए। ऑफ कोर्स अब पहले हम केस देखते हैं कौन सा है, कि जैसे जैसे चिल्ड्रन कम होंगे स्वीट्स ज्यादा मिलेंगी कि नहीं। जब आप कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो हर एक को कम कम मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे कम होंगे तो आप ज्यादा ज्यादा मिलेंगी, तो उल्टा रिलेशन हो गया फिर से। तो कौन सा केस है ये, इनवर्स प्रपोर्शन का केस है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा तो स्वीट्स हर एक को कम मिले। Now this is the case of inverse proportion. अब inverse proportion में क्या रहता है, रेशो सेम रहती है। लेट कर लो कि अगर 20 हो गए हैं चिल्ड्रन तो हर एक को स्वीट्स मिलेगी y, ठीक है। मैं ऊपर वाले को x ले रही हूँ, नीचे वाले को y, इसलिए मैंने इसको y लेट किया। तो प्रोडक्ट सेम रहता है, ये ध्यान रखना है। इनवर्स में आपने रेशो नहीं करनी है, प्रोडक्ट करना है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई, तो 20 इंटू वाई। तो अब y क्या आ जाएगा, 24 इंटू 5, ये 20 फ्रैक्शंस में नीचे, 5 4 जार 20 और 4 6 जार 24, तो y कितना आ गया 6। यानी हर एक को कितनी स्वीट्स मिलेगी, अगर 20 स्टूडेंट्स होंगे, 20 चिल्ड्रन होंगे तो 6 स्वीट्स, ईच विल गेट 6। Now question number 5, a farmer has enough food to feed 20 animals। जहां आपको नंबर दिखा कर लो, उसमें उसी से कॉलम बनेगा, यानी नंबर ऑफ एनिमल्स गिवन है और उसके पास कितना फूड है कि उसके वो कितने दिन तक फीड कर सकता है अपने एनिमल्स को, 6 डेज तक। 20 एनिमल्स को वो 6 डेज तक खिला सकता है, इतना फूड है उसके पास, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, इसका मतलब है हाउ लॉन्ग का मतलब कितने टाइम में उसका फूड खत्म होगा, फूड खत्म होगा अगर 10 और एनिमल्स उसके कैटल में आ जाएं, इतने और एनिमल्स आ जाएं। तो यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कितने एनिमल्स को वो फीड कर रहे हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स लिखेंगे, और नीचे जो लिखेंगे वो लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, ठीक है, कितने दिन तक फूड चलेगा उसका। और यहाँ पर सबसे पहले 20 एनिमल्स के लिए उसका फूड जो है वो कितने दिन चलेगा, 6 डेज। अब बोला है अगर 10 और एनिमल्स आ जाएं, 10 मोर एनिमल्स, अगर उसके कैटल में 10 और एनिमल्स होते, तो पहले 20 थे, 10 और होते तो उसका मतलब उसके पास कितने एनिमल्स होते, 30 एनिमल्स होते। तो फिर उसका फूड कितने दिन तक चलता, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, यानी कितने लंबे टाइम तक उसका फूड खत्म होता, कब तक खत्म होता उसका फूड। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम बताना है, ठीक है। तो अब ये इनवर्स रिलेशन है, जैसे नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ेंगे
खाना कम पड़ता जाएगा, कम दिन चलेगा। अगर मेंबर्स बढ़ेंगे तो खाना कम दिन चलेगा। तो उसी एनिमल्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये किसका केस है? दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं? रेशो नहीं करते, प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट करेंगे x और y का, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको कुछ भी वैल्यू लेट कर लेते हैं, 30 इंटू वाई। ठीक है, यहां से y निकालेंगे तो क्या आएगा? 20 इंटू 6 अपॉन 30। ठीक है, 10 2 जार, 10 3 जार, 3 2 जार, तो y कितना आ गया? 2 इंटू 2 4 डेज चलेगा अगर 10 और एनिमल्स आ गए। तो आंसर क्या आ जाएगा? हाउ लॉन्ग पूछा था, कितना लंबा चलेगा? 4 दिन तक चलेगा खाना, अगर 10 और एनिमल्स उसके कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करके आपको बता रही हूँ, बाकी आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है कि जसविंदर के हाउस में वायरिंग का काम करवा रहा है वो। ठीक है, तो वायरिंग के काम के लिए उसने कितने लोग रखे हैं, कितने पर्सन्स को हायर किया है? 3 पर्सन्स को हायर किया है, और 3 पर्सन्स को हायर करने पे वो 4 डेज लगा रहे हैं। नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं 4। अब वो बोल रहे हैं कि अगर 3 पर्सन को काम पे लगाया वायरिंग के तो 4 दिन लग रहे हैं। अगर इंस्टेड ऑफ 3 लोगों की जगह वो 4 बंदों को हायर करता, 4 पर्सन्स को हायर करता, तो उसका वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट आता। अब यहाँ पर केस आपको समझ आ गया होगा, अगर बंदे ज्यादा होंगे, पर्सन्स ज्यादा होंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाता उसका। तो इसका मतलब उल्टा है, पर्सन्स ज्यादा कर रहे हैं तो काम कम दिन लगेंगे। ठीक है, कम दिन लगेंगे खत्म होने में, कंप्लीट जॉब कंप्लीट करने में कम डेज लगेंगे। इसका मतलब अगेन दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आपने क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। आगे आपको पता है कैसे करना है, सिर्फ आपको प्रोपोर्शन, ठीक है, मतलब आपको सिर्फ एक ये ध्यान रखना है, टेबल बनाना है। टेबल के यहाँ पर क्या लेना है? अगर आप नंबर ले रहे हैं तो कोई यूनिट्स नहीं होंगे, और आपने बस 2 ही वैल्यूज है इसमें। आगे आपको वही 3 इंटू 4 इज इक्वल टू, इसको कुछ वैल्यू लेट करके 4 इंटू वाई आगे आपने सॉल्व करना है, तो 3 डेज में काम खत्म हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, यहाँ पर क्या गिवन है कि अगर 25 बॉक्सेस पैक हो रहे हैं तो उसके अंदर कितनी बॉटल्स एक बॉक्स में पैक हो रही है? नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स कितनी पैक कर रहा है? 12। अगर इसी में एक बॉक्स में अगर वो 20 बॉटल्स पैक करता तो टोटल कितने बॉक्स बनते? पहले 12 बॉटल्स पैक कर रहा है एक बॉक्स में, तो 12 बॉटल्स के हिसाब से 25 बॉक्सेस पैक हो रहे हैं। अगर एक ही बॉक्स में 20 बॉटल्स रखता तो कितनी बॉक्सेस बनते? ठीक है, तो आपको फिर से इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर हम एक बॉक्स में ज्यादा बॉटल्स भरेंगे तो बॉक्सेस हमें ऑफ कोर्स कम लगेंगे, बॉटल तो उतनी ही है, बॉटल सेम रह रही हैं। ठीक है, तो ज्यादा बॉटल्स भर देंगे तो हमारे बॉक्सेस कम हो जाएंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, अगेन प्रोडक्ट सेम होगा, तो आप इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आर सेम, यू कैन ट्राई इट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। वैसे तो ये भी सेम है, बट आपको बता रही हूँ इसके 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी 2 पर्सन्स है जो विंडोज फिट करने में 3 दिन लगा रहे हैं। तो 2 पर्सन्स कितने दिन ले रहे हैं? 3 दिन ले रहे हैं। और जब काम शुरू हुआ तो वन ऑफ द पर्सन फेल इल, एक पर्सन उनमें से बीमार हो गया। 2 पर्सन हायर हुए थे, एक पर्सन बीमार हो गया बिफोर द वर्क स्टार्टेड। तो अब बोल रहे हैं अब काम को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। अब एक पर्सन बीमार हो गया तो एक ही पर्सन बचा है काम करने के लिए। 2 थे, 2 में से एक जो है वो बीमार है, तो 2 - 1 इज 1। आपने नंबर ऑफ डेज बताने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज, इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं, तो ये आपको निकालना है, y निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 इंटू 3। फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट सेम होगा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। अगेन जितने पर्सन ज्यादा होंगे उतना काम करने में कम दिन लगेंगे। तो एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। सो आप इस तरह से निकालेंगे। 1 इंटू वाई इज वाई, तो 2 इंटू 3 6। अब उसको 6 दिन लगेंगे, 6 डेज लगेंगे टू कंप्लीट द जॉब। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? सेकेंड पार्ट है, हाउ मेनी पर्सन्स विल बी रिक्वायर्ड इफ द वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड इन 1 डे। अगर काम को एक ही दिन में खत्म करना है तो कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे? ठीक है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर x पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे। अब क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, जो इनका प्रोडक्ट है वही ये रहना चाहिए।
तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू x इंटू 1। इसका मतलब x कितना आ गया 6। इट मीन्स 6 पर्सन होने चाहिए ताकि काम जो है वो एक ही दिन में खत्म हो सके। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा 6 पर्सन्स। और सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था 6 days। So these are the answers, and question number 11 is also same. You can try it, and you have to write the answers in the comment box. If any doubt is there, you can ask in comment box. Thanks for watching.